अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। इस वक्त के जब मैं आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूं, यहीं इसी वक्त इस मुमलिकत खुदादाद के एक गोशे थर में एक क़यामत सुगरा का सा आलम है। थर में ग़ज़ाई अजनास के सबब बच्चों की पै दर पै अमवात से हमारी धरती काँप रही है, लेकिन हुकूमती ऐवानों में एक बेहिसी का, बल्कि ये कहना चाहिए हमेशा की तरह एक बेहिसी का समा है। ये पहली मरतबा नहीं कि इस क़यामत ने हमारा दर खटखटाया है। हर साल अब तो रिवायत बन चुकी है कि थर में अगर अमवात ना हो तो हम कैलेंडर ईयर बदल नहीं पाते। इसकी क्या वजह है? हुकूमती ऐवानों में इसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? हमारे ऐवान इक़्तिदार क्यों हमारे अवाम के ऊपर सितम बाला सितम ढा रहे हैं? इसके अलावा एहसानुल्लाह एहसान तालिबान तर्जुमान की गिरफ्तारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे आज के एपिसोड में। पैनलिस्ट का आपसे तारुफ़ कराता चलूँ, उसके बाद हमेशा की तरह अपने ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर मौजूद गुफ्तगू की तरफ आएंगे। यहाँ हम पैनलिस्ट का तारुफ़ कराते हैं। मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इसके साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, जबकि अवैस तौहीद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। यहाँ वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, सर पहला सवाल आपसे करने की इजाज़त चाहूँगा। इस वक्त यहाँ हमने स्क्रीन पर एक मोन्टाज प्रीव्यू किया जिसमें थर की सूरत हाल को हमने मौजू बनाया था। थर में इस वक्त जो सूरत हाल बरपा है, जिस पर हुकूमती ऐवानों में लर्जा तारी नहीं है बल्कि ख्वाब गफलत के मज़े लूटे जा रहे हैं, ये पहली मरतबा नहीं है कि इस रवायती बेहिसी का मुजाहरा किया गया है। वो एक सूरत हाल जिस पर पत्थर दिल से पत्थर दिल इंसान रो पड़ता है। हमारे मसीहाओं के कानों पर, उनकी जबी पर कोई शिकन तक नहीं आती। क्यों, क्या वजह है सर? आरफीन, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने एक ऐसा इंसानी इशू जो है उसको टॉप ऑफ योर एजेंडा रखा है, जिसे देख के वाकई इंसानों के दिल दहल जाते हैं। इन हुक्मरानों के सीनों में दिल नहीं पत्थर हैं, जो कुछ नहीं होता। मैं थर के हवाले से एक बात कहूँगा इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कि ये एक ऐसा थिएटर है जहाँ जब इंसानी जान स्टेक पर होती है तो हमारे जो हुक्मरान हैं, ख़ास तौर से सूबाई और वफाकी हुकूमत के, वो उनका एक टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। वो अचानक उनको थर याद आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर्स भी जा रहे हैं, वहाँ टेंट भी लग रहे हैं, वहाँ पर मोबाइल हॉस्पिटल भी लग रहे हैं, और जो ही टीवी से उनकी तस्वीर हटती है उसके बाद किसी को याद नहीं रहता कि वहाँ क्या था। तो आप पीपल्स पार्टी को ले लीजिए, जिसकी हुकूमत है वहाँ सिंध में, उनको पंजाब में आके प्रोटेस्ट करने की तो सूझ रही है कि वहाँ हम भी पंखा जलेंगे, जो कभी शहबाज शरीफ सब जला करते थे। सर ये प्रोटेस्ट तो यहाँ कराची में मज़ार कायद पे भी हो रहा है, पंखा यहाँ पे भी जला जा रहा है, लेकिन थर मेरा ख्याल है यहाँ बहुत दूर है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि इस सब के लिए उनके पास वक्त है। सिंध की काबीना के इजलास दुबई में करने के लिए पैसे भी हैं, वक्त भी है। यहां जरा सा टेम्परेचर उनके ऊपर बढ़े वो भाग जाते हैं यहां से, लेकिन थर के लोगों का जिम्मेदारी ऐलानात सारे करते हैं। कोई अस्पताल बना रहा है, कोई मीठे पानी के ट्यूबवेलों के जाल बिछा रहा है। ऐसी ऐसी तकरीरें हैं कि इन्हें अगर आप निकाल के अपने आर्काइव से दिखाएं तो डूब मरेंगे लोग उसको देख के। इसके बारे में कोई रियायत इनके साथ नहीं हो सकती। जो गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया हुआ है हुक्मरानों ने, चाहे वो सूबाई हैं चाहे वो वफाकी हैं, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसके ऊपर न सिर्फ इन पर लान तान की जानी चाहिए, इनके खिलाफ
जो जबान मुमकिन हो वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा रवैया है इन सब लोगों का थर के मजलूम लोगों के साथ, जिनका सिर्फ ये कसूर है कि वो पाकिस्तानी है, जिनका सिर्फ ये कसूर है कि उनमें से कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं जो जाके असम्बलियों में बैठ के उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सके। मैं ईमानदारी से समझता हूं कि ये कथा कलामी माफ सलीम बुखारी साहब, सर आपसे डिफर करने की इजाजत चाहूंगा। आपने अर्ज किया कि यहाँ कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं कि इनके खिलाफ बात कर सके या इनके हवाले से एहतजाज कर सके। अवैस तौहीद साहब के पास जाऊंगा। अवैस साहब, सर ये बताइए, वो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं जिन पे ये जुल्म सितम ढाया जाता है हर साल किसी रिवायत की तरह, अल्लाह माफ़ करे, किसी सुन्नत की तरह। मैं, आप, हम जैसे और तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। इस वक्त कोई जलसा कवर कर रहा होगा, कोई कुछ और कवर कर रहा होगा, लेकिन थर को कौन कवर करेगा? देखिए नूरुल अरफीन, जिस तरह सलीम बुखारी साहब भी कह रहे थे कि ये बहुत खुशी की बात है कि इस तरह का टॉपिक का चुनाव आपने किया है, जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं हमारे प्राइम टाइम से, और वही PMLN, PTI, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उस पर आ जाते हैं, स्क्रीन पर उनकी लड़ाइयाँ आ जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो सिंध के बुनियादी मसाइल हैं, जो जनूबी पंजाब की बुनियादी मसाइल हैं, जो बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं, वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। और इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, मीडिया के लोग भी और यहाँ के मीडिया हाउसेस के मालिकान भी, और एक जो फ्लॉड रेटिंग सिस्टम है जिसका हॉस्टेज बनाया हुआ है एंकर हजरात को और सारे मीडिया के एडिटर्स को, कि रेटिंग सिस्टम इट्स अ फ्लॉड सिस्टम। हाँ, लेकिन ये बात है थर के अंदर, देखिए मेरा खुद ताल्लुक सिंध से है और थर जो है मैं बचपन से आता जाता रहा हूँ। मेरे दोस्त बहुत हैं पढ़े लिखे, वहाँ पे सिर्फ जाहिल लोग नहीं हैं। वहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत की बेहसी या वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत की बिल्कुल, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध के अंदर इतने अरसे से हुकूमत रही है, और उनको उनके गवर्नेंस के इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, और वहाँ तक अब तक तरक्की क्यों नहीं हुई। देखिए 90 की दहाई में भी मैं जब नगर पार कर जाता था, जो वहाँ से अगर आप क्रॉस द बॉर्डर देखें तो वहाँ पे तरक्की होती थी। तो उसके अंदर जो फौजी हुक्मरान हैं, जो सियासी हुकूमतें, सब जिम्मेदार हैं कि उसको क्यों नजरअंदाज किया गया। अब वहाँ पर थर कोल प्रोजेक्ट चल रहा है, पैसे हैं, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो एंग्रो वाले हैं उन्होंने बहुत कलामी माफ अवैस तौहीद साहब, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की तरफ जाऊंगा। सर आपने जिम्मेदारान का तयन करने की कोशिश फरमाई है। रहीम साहब, सर जिम्मेदारान में कहीं अगर अवाम का नाम भी हम जोड़ें तो अवाम की मुजरिमाना या मसलिहत पसंदाना खामोशी को भी आप किसी हद तक इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार समझते हैं या नहीं? देखें, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें तो अगर आपको कोई मुश्किल है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, आपको अपने मसले जो हैं वो आगे पहुंचाने होते हैं। तो ज़ाहिर है सारे लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो उनमें जिनमें सियासी शऊर है और जिनका कराची आना जाना है, इस्लामाबाद आना जाना है, तो वो अपनी आवाज़ उठाएंगे और वो अपनी फरियाद पहुंचाएंगे। उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, असम्बली के अरकान हैं, नाज़मीन हैं, उनके ज़रिए भी ये बात करनी चाहिए। लेकिन असल में ज़िम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की है और फिर वफाकी हुकूमत की भी एक हद तक है, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है थर, और फिर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। और फिर ये है कि सर इन्हीं माजरत के साथ खता कलामी माफ रहीम साहब, इन्हीं मुंतखब नुमाइंदों ने, जो पिछली गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने सहराए थर में ऐन उस वक्त के जब लाशें उठ रही थीं, ज़मीन और आसमान हिले हुए थे, मैं और आप बात नहीं कर पा रहे थे उसके ऊपर मारे शिद्दत गम के, और उसी वक्त सहराए थर में जिए भुट्टो के नारे लगाकर, तंबू लगाकर, खैमे गाड़कर और बाकायदा मुर्ग मुसल्लम से वज़राए आला की, वजीर आला साहब की और मिनिस्टर्स की तवाज़ो हुई थी। इस बेइसी पर क्या करूं? जी बिल्कुल, देखें ये अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो आजकल तो मीडिया काफ़ी एक्टिव है, तो ये बातें छुपी नहीं रहेंगी, ये बातें आवाम तक पहुंचेंगी और इसका मनफी असर होगा। और जहाँ पे ये लोग गए हैं तो ये तो वहाँ के लोगों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। तो मेरे ख़्याल में इसके बारे में एक तो इंसानी बात भी है, इंसानी मसला है, फिर ये है कि यहाँ के लोगों ने वोट भी दिए हैं पीपल्स पार्टी को, यहाँ से इनके लोग मुंतखब हुए हैं, तो ये तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन शायद इसकी बड़ी वजह यह है, तवज्जो नहीं है कि ये काफ़ी अरसे के बाद ये मसला उठता है, साल के बाद ये मसला उठता है, फिर वो कुछ इक़दामात उठाते हैं, पूरा मसला हल नहीं करते।
और ये इलाका बहुत दूर है, यहाँ पे अक़लियती बिरादरी भी है। मेरे ख्याल में ये सारी वजूहात हैं। फिर तो मेरे ख्याल है जिम्मेदारी बढ़ गई। सलीम बुखारी साहब की तरफ जाऊंगा। सलीम साहब, यहाँ मेरे पास दो मुख्तलिफ खबरें मौजूद हैं, गोश गुजार करता हूं कि एक खबर के मुताबिक थरपारकर में मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। माह अप्रैल में होने वाली अमवात की तादाद 16 और 2017 में हलाकतों की तादाद बढ़कर 102 तक जा पहुंची। दूसरी खबर की रूह से जरदारी साहब अपने एक टीवी इंटरव्यू में फरमाते हैं, जमहूरियत ने अपना इंतकाम ले लिया। जरा इन दोनों खबरों पर अपना तबसरा फरमा दीजिएगा सर। इसके ऊपर तबसरा करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। मुझे तो शर्म आ रही है इस मौजू के ऊपर इस लिहाज से गुफ्तगू करते हुए कि जो हमारी सियासी क़यादत है उनके रिस्पॉन्सेज क्या हैं, वो किस तरफ को देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं इसके साथ साथ ये भी आरफीन आपको बता दूं कि मीडिया की जिम्मेदारी भी कोई कम नहीं है, ना इसको अंडरमाइन किया जा सकता है। हम भी सुबह से शाम तक पनामा को लेके और दुनिया के हर इशू को लेके दिन रात उसके ऊपर टॉक शोज करते रहते हैं, सुबह से शाम तक हेडलाइनें चलती रहती हैं। लेकिन थर का इशू, जैसा मैंने कहा कि एक थिएटर लगता है और कुछ देर के बाद जब वो टीवी स्क्रीन से उनकी तस्वीरें हट जाती हैं तो किसी को याद नहीं रहता कि कितना बड़ा इंसानियत का अलमिया है जो थर के अंदर हो रहा है। और आज से नहीं हो रहा है, आप किसी एक खास हुकूमत को इसका मुल्ज़िम ठहरा नहीं सकते। ये तो साल हा साल से बल्कि कई दिहाइयों से मेरे ख्याल से इतना बड़ा मुंह चढ़ाने के मुतरादिफ है वो लोग जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो लोग जो दावा करते हैं कि इंसानों के लिए और आवाम के लिए उनके दिल धड़कते हैं। इसमें आप देख लीजिए किसकी हुकूमत नहीं थी, जो पीपल्स पार्टी थी उसका हाल क्या है, जो उससे पहले दूसरी हुकूमतें थी उनका हाल क्या है। जो फौजी हुकूमतों की तो खैर बात करना ही मैं समझता हूँ फजूल है, लेकिन थर के लोगों का ये हाल जो है, ये इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी अगर किसी ने इसको ढंग से उठाया होता। आपको मैं एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट दे देता हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि इथियोपिया में जो कहत पड़ा था वहाँ दुनिया भर में उस इशू को उजागर किया गया, दुनिया भर से वहाँ उनके लिए फंडिंग भी आई, दुनिया भर से वहाँ पर सहूलतें फराहम करने के लिए लोगों ने NGOs के रुख मोड़ दिए उस तरफ को। लेकिन हम अपना केस भी प्रॉपरली प्लीड नहीं कर सके। पहली बात तो यह है सर, अवैस तौहीद साहब की तरफ जाऊंगा आपकी इसी बात को लेकर के। अवैस साहब, प्रॉपर फंडिंग के हवाले से तो हम लोग बिल्कुल प्रॉपर काम करते हैं, यहां कोई आफत ने हमारा दर खटखटाया नहीं और कशकोल निकाल के पॉलिश करके दोबारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या दीगर हुकूमतों के पास, दीगर ममालिक के पास हम पहुंच जाते हैं। किसी से खैरात मांगना, उसकी हमदर्दी और तवज्जो का तालिब होना, ये कोई बहुत बड़ा तीर मारते हैं हम हर साल, हर दफा, हर कुदरती आफत का मुंह देख करके, या हमें खुद अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए कि हम इन चैलेंजेस से नबरदाजमा हो सकें? देखिए, बुनियादी स्ट्रक्चर की जो नाकामी है और जो गैर फारी है वो हर सैलाब के अंदर आपके सामने आती है। अगर मौसम थोड़ा सा बदल जाए, बारिशें जब होती हैं, उसके अंदर होता है कराची से लेके लाहौर, जहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी लाइन डलवा रहे हैं, वहाँ पे पानी खड़ा होता है, ट्रैफिक जैम होता है। ये इसी तरह आप दूसरी जगहों पे रावलपिंडी ले लें, सवात ले लें, हाँ पेशावर ले लीजिए। बात यह है कि ये जो रियासत है, हमारी रियासत है और मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतें हैं, उनका ये जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो ठेकेदारों को जो अपनी बेसिक जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी है, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, ये किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की जिम्मेदारी है। तो मेरे आपके बच्चे कहाँ जाते हैं? प्राइवेट स्कूल में। मेरे आपके और जो अवाम के जो बच्चे वगैरह जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? सरकारी अस्पतालों में। और इनके बच्चे कहाँ जाते हैं? प्राइवेट स्कूलों में। ये जो उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज से अपना सर उठा लिया, अपना हाथ उठा लिया, तो अवाम के एतमाद की जो कॉर्ड होती है वही टूटी हुई है। थर को देखिए, थर के अंदर इस वक्त ये तो बेहसी है, बेशर्मी है। सूबाई हुकूमत ने जब वहां पर आफत आई, मीडिया ने हाईलाइट किया तो इन्होंने पैसे भी दिए। वहां पे ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, इनकी करप्शन, वहां पे जो NGOs हैं उनके गलत सर्वे। लेकिन बात यह है, वहां पे 2-3 अवामिल हैं, सिर्फ 1-2 मिनट लूंगा आपके। हमारे दोस्त जो बहुत ही अच्छे रिसर्चर्स हैं, बाहर से पढ़े हुए, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपको 2-4 सेकंड में बता देता हूं। उनका यह है कि थर के अंदर तर्ज जिंदगी तब्दील हो रहा है और माल न्यूट्रिशन की बजाय ये जो बीमार औरत जो है वो बीमार खानदान, सेहतमंद औरत, सेहतमंद खानदान, चाइल्ड मैरिजेस वहां पे हैं। रियासत और हुकूमत की तवज्जो नहीं है। कालेदम तंजीमें वहां पे फलाई काम जो है वो अंजाम, आप उनके आप बैनर देखेंगे, जगह जगह पे उनके कैंप देखेंगे जिनके नाम इंटीरियर मिनिस्ट्री और हमारी रियासत की जो कालेदम तंजीमें जो उनकी लिस्ट है उसके अंदर है। वो
आप बरमला आप उनका देखेंगे 50% से जायद जो है वहाँ पे हमारे अक़लियती हिंदू बिरादरी है, और वहाँ पर इन कालेजम तंजीमों को जाना एक सांस घुटने के बराबर है, और उनकी एक्टिविटीज जो हैं उनको ट्रबल दे रही हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर रिसर्च भी है, सब कुछ मौजूद है, तो अब तक पानी की लाइनें क्यों नहीं हैं? वहाँ पे अगर जो वहाँ पे मकामी जो लोग पहले खाना खाते थे, बीज खाते थे, वहाँ की जो जवार खाते थे, उसकी जगह ये आटे की थैलियां वहाँ पे बांट रहे हैं, आटे की थैलियां बाजारों में मिल रही हैं, मिनरल वाटर मिल रहा है। तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? वो तो नहीं करेंगे। इनके पास तो स्नैक बाइट वहाँ पे जो कॉमन है, वहाँ पर उसके लिए ये वैक्सीनेशन भी 5-10 हज़ार रुपए की बेचते हैं। अब उस झोपड़ वाले को, जिसको हम छोरा कहते हैं सिंधी जबान में, थर की जबान में, जो आप देखते होंगे जिसे रोमांटिसाइज करते हैं यहाँ पर हम सब डॉक्यूमेंट्री बेकर, वहाँ झोपड़े में रहने वाला 5,000 की कैसे दवा ले सकता है वैक्सीनेशन, और वो सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में होती है। तो वहाँ पर हर दूसरे घर के अंदर ये वाकया होता है। बात कहने की ये है कि ये होश के नाखून ले, थर में 70,000। सर ये मेरा ख्याल है अवैस तौहीद साहब आपने कुछ ज्यादा मांग लिया, एक तो होश ऊपर से नाखून वाला। अच्छा रहीम साहब, सर मुझे ये बताइएगा, जो लोग बार बार हुकूमतों में आने के बाद, इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के बाद, मसीहाई के दावे करने के बाद, जमहूरियत पसंद होने की बातें करने के बाद भी अवाम को पीने का महज साफ पानी न दे सकें, आपके ख्याल में ऐसे लोगों की शान में किन अल्फाज में कसीदा पढ़ा जा सकता है? देखें, मेरे ख्याल में ये जमहूरियत में ज़ाहिर है अकाउंटेबिलिटी होती है वोट के ज़रिए, और वोट का हक मिलता है 5 साल के बाद। तो इसके दरमियान जो ये वक्त है, इसमें फिर आप कैसे अपने मुंतखब नुमाइंदों को अकाउंटेबल बनाएंगे, उनका एहतसाब करेंगे? उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो जो पार्टी क़यादत है वो अपने अरकान असम्बली के ऊपर निगाह रखे, और फिर ये है कि जो आम लोग हैं वो भी इनका एहतसाब करें, आवाज़ उठाएं, अपने मसले बयान करें। ये जो पीने का पानी है ये तो बुनियादी हक है, ये तो हर शहरी का हक है, और उनको ये हक मिलना चाहिए। अब अगर ये नहीं मिल रहा तो ये बहुत बड़ी कोताही है हुकूमत की और हमारे मुंतखब अरकान की। ये फिर जमहूरियत का क्या फ़ायदा है? जमहूरियत तो यही है कि लोग अपनी आवाज़ उठाएं, उनके मसले हल हों, आप उनके पास जाएं, उनसे पूछें, उनसे मुलाकात करें, और फिर लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर ये सब किसी खाब किसी बातें, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। सलीम बुखारी साहब, सर एक खबर है अंग्रेजी अखबार में शाया हुई 16 अप्रैल को, यह खबर बताती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक्स नोटिस ऑफ थर इन्फेंट डेथ्स। 19 अप्रैल को एक और मारूफ अंग्रेजी रोजनामा लिखता है, थर ऑफिशियल्स स्टॉप शेयरिंग डेटा ऑफ चिल्ड्रंस डेथ विद मीडिया। और इसी दौरान एक उर्दू रोजनामे में भी यह खबर शाया हुई। यह खबर बताती है कि वजीर आला सिंध का एक आला सतही इजलास के बाद सिंध में तरक्याती कामों पर इजहार इत्मीनान। सर कौन कह सकता है, यह आपका तजुर्बा आपको बताता है कि ये दोनों खबरें एक ही मुल्क, एक ही माशरे, एक ही सूबे की हैं? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। देखिए, गुजारिश ये है आरफीन, जहां तक इनके बयानात का ताल्लुक है, ये इतनी बड़ी कंट्रडिक्शन है अपने अंदर कि इनकी किस बात पे आदमी इतबार करे, किस बात पे आदमी इतबार न करे, ये फैसला करना मुमकिन नहीं है। ये अखबारी बयानात में जिंदा हैं और उसी में इनकी सारी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो हैं वो हवा में कहीं हैं, जो हमें तो नज़र नहीं आते हैं। सिंध का मामला ले लीजिए, बलूचिस्तान का मामला ले लीजिए, कागज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट अप्रूव हुए, कागज़ों के ऊपर टेंडर दे दिए गए, कागज़ों पे मुकम्मल हुए, इफ्तिताह भी हो गए, और रियलिटी में कहीं उनकी हकीकत नहीं है। ये सब कुछ इस मुल्क पाकिस्तान में या इसके सूबों में हो सकता है। ऐसी ऐसी खौफनाक मिसालें हैं टू हुडविंग पीपल। जब लोगों को अंधा बनाने की रवायत जन्म ले ले और वो मजबूत होती जाए वक्त के साथ साथ, वहाँ इसी किस्म के बयानात आपको देखने को मिलेंगे। ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा होता। ये इस अवाम की भी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, और मुजरम कोई और नहीं है, मुजरम हम खुद हैं। आरफीन 3-3 दफ़ा हमने इन्हीं को वोट दे के बिठा दिया है हुकूमत करने के लिए कि नहीं। मुझे बताएं, वो वोट फरिश्तों ने तो नहीं डाले ना, इसी मुल्क के अवाम ने डाले। तो इसीलिए इनको ये सजा भुगतनी चाहिए कि ये इनका अपना जुर्म है, जिसके नतीजे में ऐसे हुक्मरान उनके ऊपर मुसल्लत है। राइट सर। सलीम बुखारी साहब, आपका नुक्ता कन्वे हो गया। यहाँ मौजूद मेहमानों के साथ मैं एक थोड़े से तवक्कुफ की दरख्वास्त करूंगा। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे हैं तालिबान तर्जुमान, साबिक तालिबान तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान की गिरफ्तारी पर। सर, आपके ख्याल में मज़हब के इस नाम नहाद ठेकेदार और सो कॉल्ड जिहाद के इतने बड़े दाई की ये अरेस्ट, उसके बाद उसके सनसनीखेज इंकशाफात, आपके ख्याल में इस एक सक्सेसफुल कार्रवाई से, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतनी बड़ी अचीवमेंट से मुल्क दुश्मन कुव्वतों पर, उनके आसाब पर किस लेवल की बिजली गिरी होगी सर? पहली बात तो यह है कि ये हुआ इसलिए है कि कुछ तो पाकिस्तान का जो अब दूसरा फेज़ है रद्दुल फसाद का ऑपरेशन जो है, इससे पहले ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब आपके सामने था, उसने काफ़ी पेनिट्रेट किया है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसके साथ दूसरी तरफ जिन इलाकों में इनके फरारी कैंप्स या ट्रेनिंग कैंप्स थे वहाँ तक उन्होंने पहुँच के कार्रवाई की है, जिसमें 70-75 के करीब इनके लोग मारे गए थे। दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से जो मेजर बम, जो मदर ऑफ ऑल बम्स इस्तेमाल किया गया है, उसमें भी 170 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और उसमें रॉ के लोग भी थे, एनडीएस और रॉ के लोग भी थे। तो चूंकि घेरा तंग हो रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से वहाँ की जो तालिबान की लीडरशिप है, जिनमें ये एहसानुल्लाह एहसान भी शामिल थे, उनका ख्याल ये है कि मौत तो अब आने वाली है, गर्दन तो हमारी अब फंसी है, तो क्यों ना किसी सूरत से इनकी इन कामयाबियों का हिस्सा बन के अपनी जान को बचाने की कोशिश की जाए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एहसानुल्लाह एहसान बहुत बड़ा नाम था जब वो तर्जुमान थे। एक तो ये कि उन्हें बिल्कुल मासूम ट्रीट नहीं करना चाहिए, जैसे उन्होंने हमारे बाप पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया, यहाँ आके अपनी जान उन्होंने बचाई है, और उन्होंने जो कत्ले आम किया हुआ है जिसकी जिम्मेदारी वो माजी में कबूल करते रहे हैं, उससे छुटकारा उन्हें मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये डिमोरलाइजिंग फैक्टर होगा बहुत बड़ा उन सब लोगों पर जो अब भी बरसरे पैकार हैं पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसके सारे जराइम जो है वो माफ हो गए, ऑब्वियसली। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। सर, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की तरफ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। रहीम साहब, सर मुझे ये बताइएगा, एहसानुल्लाह एहसान का ये एतराफ कि वो इसराइल की फंडिंग के लिए भी खालिद खुरासानी जो है वो आमादा थे, या वो रॉ और एनडीएस के ताउन से ये सारी कार्रवाइयां करते रहे हैं, भारत इसमें शामिल रहा है, ब्रदर नाम नेहाद इन्वर्टेड कॉमास में ब्रदर मुल्क अफगानिस्तान भी इस कार्रवाइयों में उनके साथ शामिल रहा है, आपके ख्याल में ये किसी भी एतबार से ये कोई खबरें हैं? कौन नहीं जानता कि ये सारी बातें ऐसी ही हैं जैसी बयान की जा रही हैं? देखिए, ये सारी बातें पहले भी हो रही थी और पाकिस्तानी हुकाम ये सब बातें कर रहे थे। इसराइल का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन एनडीएस का और रॉ का नाम पहले भी ले रहे थे। और ये इन्होंने एक नया इंकशाफ किया कि इसराइल भी अगर इनको इमदाद देगा तो वो लेंगे। तो मैं समझता हूँ जब वो इंडिया से ले रहे हैं तो फिर इसमें कोई इतना फ़र्क भी नहीं है इंडिया में और इसराइल में। तो ये जहाँ से पैसे मिलेंगे वो लेंगे और उनके लिए ये काम करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन देखें, बात यह है कि इससे पहले हमें बातें मालूम थी, लेकिन हमारे पास कोई ज़्यादा मजबूत शवाहिद नहीं थे। तो पहली बार हमारे पास ऐसे मजबूत शवाहिद आ गए हैं कि ख़ुद उनका एक अहम आदमी ये बातें कर रहा है और मान रहा है। ठीक है, वो कैद में है, शायद वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है, लेकिन इसने हथियार डाले हैं, ये ख़ुद आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो बातें कर रहा है उसमें काफ़ी जान है, वाकई ऐसा है। तो मेरे ख़्याल में इसमें ज़रा फ़र्क है। पहले भी कुछ लोग जो हैं उन्होंने हथियार डाले हैं, लेकिन वो गैर अहम लोग थे। ये सबसे ज़्यादा अहम आदमी है जिसने इस तरीके से हथियार डाले हैं, और ये आया है, अपनी गलती मान रहा है और अपने साथियों की जो कारकर्दगी है, जो उन्होंने काम किए हैं, जुल्म किया है, उसका जिक्र कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये एक तरह से कामयाबी है। इससे साबित हुआ कि अभी पाकिस्तान की हुकूमत का पल्ला भारी हो गया। पहले पोजीशन कमज़ोर थी, इन लोगों से मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो इतनी मजबूत नहीं थी। अवैस तौहीद साहब, सर यहाँ पता कलामी रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, अवैस तौहीद साहब की तरफ जाऊँगा। सर, गिरफ्तारी के बाद जारी किए जाने वाले अपने एतराफ़ी वीडियो में एहसानुल्लाह एहसान ने इंकशाफ फरमाया है कि इस्लाम खुदकुश हमलों की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। ये इत्तला तो बहुत पुरानी है, आपके ख्याल में ये मौसूफ इतनी देर बाद लाइन पे क्यों आए? देखिए, एहसानुल्लाह एहसान जो है, इनको ये एक रुथलेस मिलिटेंट रहा है, ये एक जालिम इंसानियत का कातिल रहा है। ये मलाला से लेके एपीएस से लेके ऐसी कौन सी
कार्रवाई है जिसके अंदर इसने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ये हमारे मीडिया के साथियों को बशमूल मेरे इन्होंने धमकियां दी हैं कत्ल करने की। ये जब वकीमुल्लाह महसूद जब ड्रोन अटैक के अंदर हलाक हुआ तो उसके बाद इन्होंने मुझे फोन किया एहसान ने, और इन्होंने हमारे जो पेशावर ब्यूरो है उनके खिलाफ शिकायत की कि जी वो शहीद नहीं लिख रहे। मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी। मैंने कहा मैं आपके माथे पे 4 गोलियां मार सकता हूँ, मैं ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बात यह है कि ये आया है, इससे इन्फॉर्मेशन लें, और बिल्कुल जैसे रहीमुल्लाह साहब कह रहे हैं कि बहुत ही अहम ये इसका सरेंडर है, लेकिन उसको एक ऐसे आदमी के तौर पे रियासती इदारे या हुकूमत या मीडिया के कोई भी ऑर्गन जो है वो पेश ना करे। जैसे कि एक आदमी है जो हंसता खेलता सेहतमंद आदमी जो है बैठा इंटरव्यू दे रहा है, उनका एक कन्फेशनल स्टेटमेंट चला है मीडिया, लेकिन ये बिल्कुल जायज नहीं है ये बात कि एक कातिल को, रुथलेस आदमी को जो है आप एक ड्राई क्लीनिंग या वाइट वॉशिंग करें क्योंकि वो रॉ के खिलाफ दे रहा है या इजरायली एजेंसी के खिलाफ। हमें पता है कि हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ ट्राइबल एरियाज के अंदर और ट्राइबल बेल्ट के अंदर अफगानिस्तान से नूरिस्तान गवर्नमेंट पक्का, और ये बलूचिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव की जो गिरफ्तारी है उसके बाद हमें नहीं पता कि इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। इंडिया इन्वॉल्व बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ये बयान, इससे इन्फॉर्मेशन जितनी ग्लीन कर सके, जितनी ले सके ले, लेकिन बराए मेहरबानी, बराए करम इसको इस तरह ना पेश करें कि ये जो है ये आ जाएगा और इसको माफियों की इसका मुकदमा चलना चाहिए और जो कड़ी सजा है वो देनी चाहिए। सर, प्रोग्राम के आखिरी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। सलीम बुखारी साहब, सर मुझे ये बता दीजिएगा जरा मुख्तसर अल्फाज में कि एहसान के सनसनीखेज इंकशाफात के बाद मुशीर खारजा सरताज अजीज साहब ने इंदिया जाहिर किया है कि अब हम इस मामले को हुकूमत अफगानिस्तान के साथ टेकअप करने के लिए सीरियस हो गए। सर, इससे पहले जब सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था तब भी हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और उस वक्त के DGISI रिजवान अख्तर साहब बकलम खुद जा करके, बजाते खुद जा करके उन्होंने अफगान हुकाम से मुलाकातें की थी और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की थी कि मुल्ला फजलुल्लाह को हमारे हवाले कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये सानेहा ज़हूर पजीर नहीं हो सका। आपके ख्याल में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, खुद हमने इतनी बड़ी बड़ी अटेम्प्ट्स कर दी, अफगानिस्तान सीरियस नहीं हुआ, आपके ख्याल में इस दफ़ा कोई सीरियसनेस के मुजाहरे का इम्कान मौजूद है? जी नहीं, मुझे तो ऐसी कोई तवक्को नहीं है, इसलिए कि जहाँ तक हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का ताल्लुक है, हमारी इस वक्त की लीडरशिप जो है वो हमेशा इसके ऊपर अपॉलोजेटिक रही है। अगर कभी कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से गया है, जिसका जिक्र आपने खुद कर दिया कि जनरल राहील खुद गए थे वहाँ। आपको याद हो 2 दफ़ा अशरफ गनी के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अब अगर इन्होंने हमारे बॉर्डर के इस तरफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो वी विल फॉलो देम। और ये ना सिर्फ उन्होंने कहा था, फौज ने करके दिखाया, आपके सामने ये बात मौजूद है। बदकिस्मती की बात यह है कि हम नारे तो बहुत मार लेते हैं, हमारे सरताज अजीज साहब हों, चाहे फातमी साहब हों, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, लेकिन एक्शन में बहुत ही कसम कुर्सी की सूरत हाल है। हमें तो यूं तासुर मिलता है जैसे शायद हमने कोई कर्ज देना है हिंदुस्तान के। आपकी बात को सर वाइंड अप करते हुए अगर मैं अपने अल्फाज में बयान करूं तो आप ये कह रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सीरियसनेस से पहले जरूरत इस बात की है कि हम खुद सीरियसनेस का मुजाहरा करें। राइट और रॉन्ग? राइट सर, मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मुख्तसर वक्त में हमारे साथ ताउन किया और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।